आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की परतें खोलने वाले हैं जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। 12 मई 2026 भोपाल। 33 साल की त्विषा शर्मा की अचानक हुई मौत और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी उलझे हुए थ्रिलर से कम नहीं है। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि कानूनी दांवपेच, गायब होते सबूत और हमारी जांच व्यवस्था की कमियों का एक पूरा जाल बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस पूरे टाइमलाइन से। कटारा हिल्स, भोपाल। 12 मई को त्विषा का शव उनके ससुराल में मिलता है और गौर करने वाली बात यह है कि घटना के तुरंत बाद उनके पति समर्थ सिंह एकदम गायब हो जाते हैं। पुलिस पर दबाव बढ़ता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि उनकी गिरफ्तारी पर इनाम की रकम 10,000 से बढ़ाकर सीधे 30,000 रुपये करनी पड़ती है। पासपोर्ट भी रद्द करने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है ठीक 10 दिन बाद, यानी 22 मई को। समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट पहुंचते हैं, वो भी अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी, धूप का चश्मा, मास्क और गमछा लगाकर। वो अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेते हैं और सरेंडर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोर्ट उन्हें वापस भोपाल में ही सरेंडर करने को कहता है। अब इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है इन दोनों लोगों का बैकग्राउंड। आइए भाग 1 पर नजर डालते हैं, पीड़िता बनाम आरोपी और उनकी बिल्कुल अलग पृष्ठभूमियां। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से हमें दिखाती है कि दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा फासला था। एक तरफ देखिए त्विषा शर्मा को। नोएडा की रहने वाली त्विषा का प्रोफाइल एकदम शानदार था। वो मिस पुणे रह चुकी थीं, तेलुगु और शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुकी थीं, और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं बल्कि उन्होंने बाकायदा MBA किया था और दिल्ली में मार्केटिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत ही सफल करियर बनाया था। वो एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी थीं। और अब दूसरी तरफ देखिए उनके पति समर्थ सिंह। समर्थ ने देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु से पढ़ाई की है, बेल्जियम से भी पढ़ाई की, 8 साल से वकालत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वो मध्य प्रदेश सरकार के लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं। अब कोई भी सोचेगा कि इतने पढ़े लिखे और सफल लोगों की शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी। इस शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, लेकिन त्विषा के दोस्तों का जो दावा है वो सच में हैरान करने वाला है। उनके दोस्तों का कहना है कि समर्थ अक्सर लोगों के सामने त्विषा का मजाक उड़ाते थे। सोचिए, एक MBA ग्रेजुएट और सक्सेसफुल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को महफिल में गंवार या अनपढ़ कहकर अपमानित किया जाता था। बाहर से जो जिंदगी इतनी परफेक्ट लग रही थी, अंदर ही अंदर उसमें कितना तनाव और विरोधाभास था, ये बात साफ नजर आती है। और मौत के बाद दोनों परिवारों के जो दावे सामने आए हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, एकदम आमने सामने। त्विषा के परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि ये दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत समर्थ और उनकी मां के खिलाफ FIR दर्ज की है। लेकिन दूसरी तरफ सिंह परिवार बचाव में क्या कह रहा है? उनका दावा है कि त्विषा को ड्रग्स की लत थी। अब हमारी जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों दावों के बीच असल सच्चाई क्या है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे विवादित हिस्से पर, जिसने हाई कोर्ट तक को दखल देने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, जांच में खामियां, एक मुख्य रहस्य। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती सबूतों को आखिर कैसे हैंडल किया गया। पहली चीज देखिए, नायलॉन की रस्सी। शुरुआती पोस्टमार्टम में गले पर निशान मिले। पड़ोसियों ने भी साफ साफ कहा कि उन्होंने सुबह छत पर एक नायलॉन की रस्सी देखी थी, लेकिन वो रस्सी पुलिस को कभी नहीं मिली। न उसे बरामद किया गया, ना टैग किया गया, ना ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दूसरी बात जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है वो है त्विषा की सास गिरिबाला सिंह का रोल। वो खुद एक रिटायर्ड जज हैं। आरोप है कि मौत के ठीक बाद उन्होंने IAS, IPS अधिकारियों और जजों जैसे प्रभावशाली लोगों को करीब 46 कॉल किए। सह आरोपी होने के बावजूद वो लगातार सार्वजनिक बयान दे रही थीं। खैर, अब हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने पर नोटिस जरूर जारी कर दिया है। गायब सबूतों और इस हाई प्रोफाइल रसूख के बीच एक सवाल जो लगातार गूंज रहा है, मौत के दर्ज समय और CCTV रिकॉर्डिंग के समय के बीच लगभग 3 घंटे का फासला है। आखिर उन 3 घंटों में क्या हुआ? ये CCTV का रहस्य पूरे केस को और भी उलझा देता है। देखिए, CCTV फर्म के मालिक का कहना है कि गिरिबाला सिंह ने उन्हें सुबह 9 बजे फोन करके बोला कि घर में कोई एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस को फुटेज देना है। जब उनका टेक्नीशियन सुबह 11 बजे दुकान खुलने के बाद वहां पहुंचता है तो हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी।
अब फुटेज के समय और असली समय में जो 3 घंटे का गैप है, उसे टेक्नीशियन की मेंटेनेंस में चूक बताया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, घटना वाले दिन ही फुटेज को लेकर जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई गई, उसने आरोपी परिवार के सबूतों को हैंडल करने के तरीके पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, जांच की इन तमाम खामियों और परिवार के लगातार भारी विरोध के बाद इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दे दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बार किसी भी तरह के लोकल प्रभाव से पूरी तरह बचने के लिए एम्स दिल्ली की एक स्पेशल डॉक्टरों की टीम को फ्लाइट से सीधे भोपाल बुलाया गया। अब तक हमने सिर्फ इस एक केस की डिटेल्स देखी, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ और ही समझ आता है। भाग 3, संस्थागत और प्रक्रियात्मक विफलता, व्यापक संदर्भ। अब जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे बहुत ही चालाकी से पूरे मामले का नैरेटिव सेट किया गया। वकील आभा सिंह के इस लेख के मुताबिक मौत के सिर्फ 72 घंटों के भीतर डिप्रेशन और अजीब बर्ताव जैसी अफवाहें गुमनाम सूत्रों के हवाले से पत्रकारों तक पहुंचाई जाने लगी, जबकि चार्जशीट में ऐसा कुछ साबित ही नहीं हुआ। जैसा कि इस कोर्ट में लिखा है, इस मीडिया ट्रायल ने पानी को इतना गंदा कर दिया कि हमारी जांच एजेंसियों को अपनी कमियां छिपाने और दूसरी तरफ देखने का पूरा बहाना मिल गया। और ये जांच में हुई ढिलाई कोई इकलौती घटना नहीं है। इसे हमेशा निर्दोष माने जाने वाले भारतीय पति के एक बड़े सिस्टमैटिक पैटर्न के रूप में देखा जा रहा है। बात सिर्फ एक थाने की नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब भी दहेज हत्याओं की बात आती है तो हमारी जांच मशीनरी और पूरी व्यवस्था अक्सर इस तरह से काम करती है कि असली मुद्दे पीछे ही छूट जाते हैं। ये एक ऐसी गहरी संस्थागत बीमारी है जहां इस तरह के गंभीर अपराध अक्सर बिना किसी सजा के फाइलों में दबकर रह जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये मामला हम सबके सामने एक बहुत ही तीखा और विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा केस जहां नायलॉन की रस्सी गायब हो, प्रभावशाली लोगों को दर्जनों फोन कॉल्स किए गए हों और सीसीटीवी के टाइम में घंटों का हेरफेर हो, वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए? जब जांच करने वाली मशीनरी ही खुद इतने बड़े रसूख और संदिग्ध गलतियों के साए में घिरी हो, तो दहेज हत्या की पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए ये सिस्टम अपनी ही गहरी खामियों से कैसे लड़ पाएगा? त्विषा शर्मा का ये केस सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इस विस्तृत पड़ताल में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,